हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो देवनागरी लिपि था, नागरी लिपि जो चैप्टर था 5 नंबर चैप्टर हिंदी, उसका जो है सो हम लोगों ने जो है सो परिचय देखा था। इस क्लास में जो है सो हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसको जितना भी ऑब्जेक्टिव है इन सारे ऑब्जेक्टिव को जो है सो अभी पूरा करेंगे। जितना हर संभव इससे आ सकता है क्वेश्चन, उन सारों क्वेश्चन को जो है सो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, नागरी लिपि से जो है सो कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और एक एक करके जो है सो बारीकी रूप से देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि क्या कर रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन जैसे आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। क्या कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, पहला कहता है कि पूर्वी भारत, दूसरा कह रहा है पश्चिमी चमी भारत, तीसरा कह रहा है दक्षिणी भारत और चौथा कह रहा है उत्तरी भारत। तो देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें जो है सो कहाँ से मिलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो दक्षिणी भारत से जो है सो हम लोगों को क्या मिलता है, तो नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख जो है सो या आरंभिक लेख मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है सो इससे हम लोग कह सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। क्या कहता है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो देखिए, पहला कह रहा है 1020 ईस्वी का, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, लिखने में। देखिए, बी नंबर कह रहा है 1021 ईस्वी में, सी नंबर में कह रहा है कि 1022 ईस्वी में, और डी जो कह रहा है 1023 ईस्वी में। तो देखिए, बेतमा दान पत्र जो है सो किस समय मिला था, तो ये जो है सो 1020 ईस्वी में मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए, कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। क्या कहता है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो पहला कहता है 8वीं सदी से, दूसरा कह रहा है 6ठी सदी से, और तीसरा कह रहा है 9वीं सदी से, और चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है 4थी सदी से। तो देखिए, उत्तर भारत में जो नागरी लिपि के लेख मिलते हैं वो सारे के सारे जो है सो कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ये शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो देखिए, पहला कह रहा है मराठी भाषा, दूसरा कह रहा है पंजाबी भाषा, तीसरा कह रहा है बांग्ला भाषा, और चौथा कह रहा है अंग्रेजी भाषा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जो है सो बहुत आसान है, जानते होइएगा। तो गुणाकर मूले साहब ने जो है सो मिडिल स्तर की जो पढ़ाई आरंभ की थी वो किस भाषा में की थी, तो वो जो है सो आपको मराठी भाषा में उन्होंने जो है सो स्टार्ट किया था, क्योंकि महाराष्ट्र से थे तो वहाँ मराठी भाषा चलती थी। तो इन्होंने जो है सो मराठी भाषा में जो है सो इन्होंने मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। यानी कि गुणाकर मूले साहब ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो देखिए, पहला कहता है दिल्ली में, दूसरा कहता है कि जौनपुर में, तीसरा कहता है वर्धा में, और चौथा कहता है इलाहाबाद में। तो देखिए, गुणाकर मूले साहब ने जो अंग्रेजी और हिंदी की जो पढ़ाई किए थे वो कहाँ से किए थे, तो वो किए थे आपको वर्धा से। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया भी था कि नेपाली भाषा जो है सो देवनागरी लिपि का ही एक रूप है। ठीक है, या नागरी लिपि का ही एक रूप है। तो इस तरीके से जैसे देखिए, पहला में कह रहा है गुरुमुखी, दूसरा में कह रहा है खोष्ठी लिपि, तीसरा में कह रहा है ब्राह्मणी लिपि, और चौथा में कह रहा है देवनागरी लिपि। तो ये आप लोग शायद जानते होंगे कि इसका जो है सो ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो मार ही लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि। देखिए इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन
कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। क्या कहता है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो देखिए पहला कहता है 1935 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1936 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 1937 ईस्वी में और चौथा कह रहा है 1938 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग इसका भी आंसर शायद जानते होंगे। गुणाकर मूल्य साहब का जो जन्म हुआ था वो जो है सो कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र के जो है सो अमरावती जिले में हुआ था। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सो गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए पहला कहता है केरल, दूसरा कहता है तमिलनाडु, तीसरा कहता है महाराष्ट्र और चौथा कहता है उत्तर प्रदेश। तो ये भी शायद आप लोग जानते ही होंगे कि गुणाकर मूल्य साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने किन पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। क्या कहता है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो पहला कहता है संस्कृति या संस्कृत में, दूसरा कहता है अक्षर कथा में, तीसरा कहता है प्राचीन भारत का इतिहास, चौथा कहता है पुरालिपि शास्त्र में। तो देखिए उन्होंने जो है सो पुस्तक जो लिखी थी वो सारी पुस्तकों, पुरानी पुस्तकों की जो लिपियाँ थी वो विस्तृत रूप से किस में जानकारी दी गई है। तो देखिए आप लोग ये भी क्वेश्चन शायद जानते होंगे, अक्षर कथा जो पुस्तक था या उसका जो लेख था, उस लेख से जो है सो अक्षर कथा जो रचनाएं थी उनकी, उन रचना से जो है सो मिलता है इनका ये पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी, यानी पूरा जानकारी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि 10 नंबर क्वेश्चन कहता है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। क्या कहता है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो देखिए पहला कहता है पाटलिपुत्र, दूसरा कहता है कुसुमपुर, तीसरा कहता है बिलासपुर और चौथा कहता है देवनगर। तो देखिए इस तरीके से जो है सो गुप्तों की जो राजधानी थी उसको हम लोग क्या कहते थे, या कहने का मतलब उस समय में कहा जाता था, तो उस समय में जो है सो कहा जाता था देव का नगरी या देवनगर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है। तो देखिए बांग्ला जो लिपि है वो प्राचीन लिपि के कहता है पुत्री, दूसरा कहता है बहन, तीसरा कहता है भगनी और चौथा कहता है बहू। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद हम आप लोगों को परिचय में नहीं बताए थे। देखिए ये जो बांग्ला जो लिपि है वो नागरी लिपि का ही एक जो है सो क्या कहलाता है, तो बहन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहन कहलाता है, छोटी बहन कहलाता है। तो छोटी बहन इसलिए कहलाता है क्योंकि जो है सो उसी का रूप है, तो जब उसी का रूप है तो बहन ही कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केरल के शासक के द्वारा वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। क्या कहता है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। पहला कहता है नागरी लिपि, दूसरा कहता है ब्राह्मणी लिपि, तीसरा कहता है नंदी या नदी नागरी लिपि, या चौथा कहता है गुरुमुखी लिपि। तो देखिए इस तरीके से जो है सो केरल के जो शासक थे वो अपने सिक्कों पर जो वीर केरलस जो लिखाए थे वो किस लिपि में लिखाए थे, तो नागरी लिपि में लिखाए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते, कहता है सबसे पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। क्या कहता है कि पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहा गया था। देखिए पहला कहता है देवगिरी के राजाओं का, दूसरा कहता है विजयनगर के राजाओं का, तीसरा कहता है राष्ट्रकूट के राजाओं का और चौथा कहता है चोल के राजाओं का। तो देखिए सबसे पहले जो राजा थे वो उनका जो लेख था वो जो है सो नंदी लिपि में नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो है सो वो एक शासक, अपना जैसे कोई शासक होता है तो वो क्या करता है कि अपने नाम से सिक्का को छपवाता है या अपने नाम से किसी दान पत्र को पे कोई चीज़ को जिक्र करवाता है। तो यही चीज़ यहाँ जो है सो वो जो करवाए थे वो किस भाषा में करवाए थे। तो देखिए यहाँ कहता है पहला में देवनागरी,
तो इस तरीके से जो है सो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग इसका जानते भी होइएगा। तो इसका विजयनगर के जो राजा थे वो अपने जो है सो क्या किए थे, जैसे नंदी नागरी जो लिपि थी उसको जो है सो अपने दान पत्र पे जो है सो क्या किए थे, नाम दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो देखिए कहता है ललित शैली, दूसरा कहता है अभिनागढ़ शैली, तीसरा कहता है विभ्राट शैली और चौथा कहलाता है नागढ़ शैली। तो देखिए इस तरीके से जो है सो जो उत्तर भारत की जो विशेष स्थापत्य शैली थी उसको हम लोग क्या कहते थे, तो नागढ़ शैली कहते थे। क्या कहते थे, नागढ़ शैली कहते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका अगला 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बने। तो देखिए पहला कहता है 2 सदी पहले, दूसरा कह रहा है 10 दशक पहले, तीसरा कहता है 20वीं सदी में और चौथा जो कह रहा है 11वीं सदी में। तो देखिए ये देवनागरी लिपि के जो मुद्रण टाइप थे वो जो है सो कब बनाए गए थे, तो वो जो है सो आपको 2 सदी पहले बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो देखिए पहला कहता है 15वीं सदी में, दूसरा कह रहा है ईसा पूर्व काल में, तीसरा कह रहा है 8वीं से 11वीं सदी में और चौथा कह रहा है कभी नहीं। तो देखिए ये जो नागरी लिपि थी कब एक सार्वदेशिक लिपि हुआ, हमने आप लोगों को बताया भी था। ये जो है सो 8वीं से 11वीं सदी के बीच में जो है सो क्या हुआ था, एक सार्वदेशिक लिपि के रूप में जो है सो विख्यात हुआ था या प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। क्या कहता है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो पहला कहता है कि नंदी नागरी, दूसरा कहता है कोंकणी, तीसरा कहता है ब्राह्मणी और चौथा जो कहता है वो कहता है सिद्धम। तो देखिए पहले जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि थी वो क्या कहलाती थी, तो सिद्धम कहलाती थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। तो देखिए पहला कहता है कि 1500 से अधिक, दूसरा कह रहा है 2500 से अधिक, तीसरा कह रहा है 3500 से अधिक और चौथा जो कह रहा है वो 4500 से अधिक। तो देखिए गुणाकर मूले साहब जो थे वो जो है सो 2500 से अत्यधिक जो है सो पुस्तक को इन्होंने लिखे थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं, कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है। देखिए पहला कहता है गुणाकर मूल्य की, दूसरा कहता है नलिन विलोचन शर्मा की और तीसरा कहता है महादेवी वर्मा की और चौथा कह रहा है सुमित्रानंद पंत साहब का। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते ही होइएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारतीय लिपि की कहानी जो थी वो किनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, तो गुणाकर मूल्य साहब की जो है सो प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो देखिए पहला कहता है कि जो है सो 12वीं सदी से, दूसरा कह रहा है 13वीं सदी से, तीसरा कह रहा है 14वीं सदी से और डी जो कह रहा है चौथा नंबर वो कह रहा है 15वीं सदी से। तो देखिए इस्लामी शासक का जो आरंभ काल था वो कौन था, तो जो है सो 12वीं सदी था उनका आरंभिक काल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। कौन सा जो है सो शासन का जो है सो आरंभ काल था, तो 12वीं सदी जो है सो आरंभ काल था। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई। क्या कहता है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई। तो पहला कहता है कि 1995 ईस्वी में, दूसरा कह रहा है 1999 ईस्वी में और तीसरा कह रहा है कि 2005 ईस्वी में और चौथा जो कह रहा है कितना में, 2009 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जो है सो जानते होइएगा, इनका मृत्यु जो है सो कब हुआ था, तो 2009 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? देखिए ये क्वेश्चन हम शायद नहीं बताए थे, आप लोगों को बता देते हैं इसमें। तो ये पहला कहता है कि शेरशाह सूरी, दूसरा कहता है कि हरिहर बुक्का या हरिहर, तीसरा कह रहा है अकबर ने, और चौथा कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो देखिए जैसो कहता है यहाँ पे कि कौन ऐसा शासक था जो अपने सिक्कों पर जैसो राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में जो है सो राम सीए अंकित करवाए थे, यानी उनका नाम राम और सीता का जो है सो नाम अंकित करवाए थे। ठीक है, आकृति के साथ साथ उनका नाम भी जो है सो अंकित कौन करवाए थे? तो अकबर जो शासक थे, वो अकबर अपने शासन काल के दौरान जो है सो क्या किए थे, अपने सिक्कों पर जो है सो राम सीता का चित्र और चित्र के साथ साथ राम और सिया जो है सो लिखा हुआ उस पर अंकित करवाए थे देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अकबर करवाए थे। इस तरीके से देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। पहला कहता है गुणाकर मूल्य, दूसरा कहता है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा कहता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और चौथा कहता है बाबूराम सक्सेना। तो ये शायद आप लोग को ऐसे ही मार दीजिएगा, तो इसका कौन हो जाएगा कि इन लिपि के जो निबंधकार हैं वो कौन है? तो गुणाकर मूल्य साहब हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो देखिए पहला कहता है कि अक्षरों की कहानी, दूसरा कहता है भारतीय लिपियों की कहानी, तीसरा कहता है अक्षर कथा, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग शायद इसको आसानी से बना लीजिएगा। इनका जो कहने का मतलब जो लिपि का शीर्षक पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो है सो आपको लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए नागरी लिपि का जिक्र है, तो ये जो है सो लिपि से ही, किसी लिपि के ही माध्यम से लिया होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि भारतीय लिपियों के कहानी से। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन थी? क्या कहता है कि मराठी भाषा की जो लिपि थी वो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है या कौन सी थी? तो देखिए पहला कहता है कि ब्राह्मणी, दूसरा कहता है नंदी नागरी, तीसरा कहता है देवनागरी, और चौथा कहता है मराठी। क्या कहता है? मराठी। तो देखिए मराठी भाषा का जो लिपि था या अभी वर्तमान में भी जो है वो कौन सा है? तो देवनागरी लिपि है। कौन है? देवनागरी लिपि है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टकसाल का संबंध है। देखिए ये भी क्वेश्चन शायद हम नहीं बताए थे, इसमें देख लीजिए आप लोग। पहला कहता है कि जैसे सिक्कों से, दूसरा कहता है अभिलेख से, और तीसरा कह रहा है लिपि से, और तीसरा कहता है अनाज के ढेरों से। तो देखिए टकसाल का जो संबंध था ये देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। किससे? तो आपका जो है सो सिक्कों से मिलता जुलता ये शब्द लग रहा है, तो इसलिए जो है सो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सिक्कों से जो है सो क्या था? संबंध था टकसाल का। टकसाल नाम का सिक्का हुआ करता था पहले के समय में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। क्या है? श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है किससे? तो देखिए पहला कहता है जैन धर्म से, दूसरा कहता है बौद्ध धर्म से, तीसरा कहता है सिख धर्म से, और चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है वैष्णव धर्म से। तो देखिए श्रवण बेलगोला स्थान का जो संबंध था वो किससे था? तो जैन धर्म के जो तीर्थ यात्रियों से जैसे इसका संबंध था। जैन धर्म का जो तीर्थ यात्री था उनका संबंध श्रवण बेलगोला के स्थानों से था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म नहीं होगा, सिख धर्म नहीं होगा, और वैष्णव धर्म नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आने का अधिकांश आंसर आता है 27 नंबर जो क्वेश्चन ये है। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्धम क्या है? तो देखिए हमने आप लोगों को बताया भी था कि जो है सो सिद्धम क्या है, तो एक प्रकार की जो है सो ये लिपि थी, या उसी को हम लोग जो है सो क्या कह सकते हैं? देवनागरी लिपि भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सो
ये क्या है तो लिपि है। तो एक प्रकार की यहाँ डी में आप लोग देखिए, पहला में कह रहा है मंत्र, दूसरा में कह रहा है सिद्धम योग सिद्ध योगी, और तीसरा में कह रहा है साधु, और चौथा में क्या कर रहा है एक प्रकार की लिपि। तो इस तरीके से जो है सो ये क्या है लिपि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। क्या कहता है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो पहला कहता है प्रयाग, दूसरा कहता है काशी, तीसरा कहता है मथुरा, और चौथा जो कह रहा है उज्जैन। तो देखिए देवनागरी का जो संज्ञा दिया गया था वो किसे दिया गया था, आप लोग को पता होगा। ये जो है सो काशी को दिया गया था, क्योंकि वहाँ जो है सो ऋषि मुनि लोग जो है सो देवतागण क्या करते थे, रहते थे, स्नान करते थे, और वहीं पे जो है सो अपना ध्यान करते थे और जीवन व्यतीत करते थे काशी में, इसलिए काशी को जो है सो देवनगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। क्या कहता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो पहला कहता है सरहपाद, दूसरा कहता है तुलसी, सरहपाद पहला कह रहा है सरहपाद, दूसरा कह रहा है तुलसी, तीसरा कहता है वाल्मीकि, और चौथा कह रहा है निराला था। देखिए ये हम आप लोग को शायद ये भी क्वेश्चन नहीं बताए थे, इसमें देख लीजिए हिंदी के जो आदि कवि थे, आदि कवि हैं वो कौन हैं, तो वो जो है सो सरहपाद हैं। कौन है, सरहपाद हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमोघ वर्ष कौन था। क्या कहता है कि अमोघ वर्ष कौन था। तो देखिए पहला कहता है एक विद्वान था, दूसरा कहता है कि जो है सो एक विख्यात राष्ट्रकूट राजा था, और तीसरा कहता है एक कवि था, और चौथा कहता है कि राज वैद्य था। तो देखिए अमोघ वर्ष जो था एक क्या था कि प्रख्यात जो है सो राष्ट्रकूट के राजा थे। क्या थे, राष्ट्रकूट के जो है सो राजा थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो देखिए पहला कहता है कि प्राकृत भाषा में, दूसरा कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा में, तीसरा कहता है संस्कृत में, चौथा कह रहा है हिंदी में। तो देखिए ग्वालियर जो प्रशस्ति जो पत्र था उस पर किस भाषा में लिखा गया था। तो आप लोगों को हमने बताया भी था कि जो है सो वो किस में था, संस्कृत भाषा में जो है सो लिखा हुआ था, ग्वालियर प्रशस्ति पत्र जो था वो। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेतमा कहाँ है। क्या कहता है कि बेतमा कहाँ है। तो देखिए पहला कहता है कि इंदौर के पास, दूसरा कहता है इलाहाबाद के पास, और तीसरा कह रहा है पुणे के पास, और चौथा कह रहा है पटना के पास। तो देखिए बेतमा जो है ये एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, तो इंदौर के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इंदौर के पास पड़ता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए कहता है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो देखिए ये पहला कहता है महेंद्रपाल का, दूसरा कहता है राजवर्गुन का, तीसरा कह रहा है राजा भोज का, और चौथा जो कह रहा है श्री गंगा राजा का। किसका, श्री गंगा राजा का। तो इस तरीके से जो देखिए दक्षिण भारत के जो पांड्य प्रदेश थे वहाँ से जो है सो किस राजा के पीलियम ताम्रपत्र मिले थे, तो वो मिले थे आपको राजा वर्गुन के जो ताम्रपत्र थे उनका ताम्रपत्र मिला था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप लोगों ने इससे लगभग जितना क्वेश्चन आ सकता था उन सारों क्वेश्चन को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। तो हम लोग जो है सो अब इससे अगले क्लास में मिलते हैं, इसका सब्जेक्टिव लेकर के हम लोग आएंगे इससे अगले क्लास में। तो आप लोगों को दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।